Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ के अंदर आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे, राइट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर WTO के ऊपर। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इकलौता ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है ट्रेड्स जो नेशन के बीच में होता है उसके रूल्स के लिए, राइट। तो ये इकलौता है जो ट्रेड रिलेटेड रूल्स को डील कर रहा है WTO, ठीक है। WTO ऑफिशियली कमेंस्ड हुआ था 1 जनवरी 1995 मार्राकेश एग्रीमेंट के अंतर्गत। इसके पहले क्या था, GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि आया था 1948 के अंदर। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सुपरवाइज करता है और लिबरलाइज करता है पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पर यूज होती है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए वो है इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि WTO कैसे आया, क्या पहले हुआ था, वो सब। सो 1930 के अंदर, एज यू ऑल नो, अगर आप इंडियन इकोनॉमी की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो 1930 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था पूरे वर्ल्ड में, और उसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चला था। उससे क्या हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन एंड फाइनेंशियल कंडीशन जो पूरे वर्ल्ड की वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। बाद में ऑलमोस्ट सभी देशों ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस किया जिसको बोला जाता है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स जगह का नाम है, उस ऊपर से ये कॉन्फ्रेंस का नाम पड़ा। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डील किया गया ताकि हम लोग टैकल कर सके इकोनॉमिक कंट्रोल को, ठीक है, और इकोनॉमिक कंट्रोल ला सके। इन सब को ध्यान में रखते हुए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 से 4 इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया ताकि इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाए। उसमें से एक है IMF जो कंट्री के ग्रोथ के लिए बनाया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर IRBD जो वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है, रीफाइनेंसिंग टू अंडर डेवलप कंट्रीज को रीफाइनेंस करने के लिए। एंड ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1948 के अंदर, राइट। तो ये कुछ 3-4 इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। एवोल्यूशन देख लेते हैं WTO का। 1944 जैसे मैंने अभी बताया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था और वो चाहते थे एक ITO बनाए यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाए, लेकिन USA ने इसको रेटिफाई नहीं किया। तो ITO की जगह हमने फिर बना दिया GATT, ठीक है, ताकि स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया जा सके। 1947 के अंदर GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को एस्टेब्लिश किया गया फाइनली। और इसका एम क्या है कि जितने भी बैरियर्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर उसको रिड्यूस किया जाए। 1986 के अंदर यूरोगे राउंड ऑफ टॉक्स किया गया। उसके अंदर पहले तो डिसाइड किया गया था गुड्स को हम लोग गुड्स रिलेटेड ट्रेड एस्पेक्ट्स या तो उसके रूल्स बनाएंगे। 1986 में क्या हुआ, यूरोगे राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर सर्विस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टॉपिक्स को भी इंक्लूड किया गया, डिबेट किया गया। और 1993 के अंदर सभी लोग इस बात पर एग्री हो गए थे। देन इन 1994 मार्राकेश ट्रीटी हुआ था यूरोगे राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर मोरक्को में, यानी कि मोरक्को में कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस पर जो बात हुई थी यूरोगे राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर, उस पर हस्ताक्षर हुए थे मार्राकेश ट्रीटी के अंतर्गत। सभी नेशन ने साइन किया इस एग्रीमेंट को और WTO बाद में एस्टेब्लिश हुआ था 1995 के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ, पहले GATT सिर्फ गुड्स के रिलेटेड ट्रेडिंग या उसके रूल्स बनाता था या तो कंट्रोल करता था। अब इन चीज़ों को इंक्लूड करते हुए GATT का नाम बदला गया 95 के अंदर WTO के अंदर, और WTO का फाउंडिंग मेंबर इंडिया था, राइट। तो ये याद रखना कि WTO का फाउंडिंग मेंबर इंडिया है, GATT का नहीं है। अब डिफरेंस क्या है WTO और GATT के अंदर, तो ये एक एडहॉक नेचर वाला था, लूजली सेटअप किया हुआ था GATT, जबकि WTO है वो एक परमानेंट एग्रीमेंट के द्वारा सेटअप किया गया। तो अगर कोई पूछेगा कि WTO किस ट्रीटी से एस्टेब्लिश हुआ, तो ये रहा मार्राकेश ट्रीटी। यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी है WTO के अंदर, जैसे अपने इंडियन पार्लियामेंट है वैसे WTO का पार्लियामेंट है, जिसमें सभी पार्टीज यानी कि सभी कंट्रीज के मेंबर होते हैं। सभी
मेंबर्स जो है वो WTO की मीटिंग करते हैं हर 2 साल में एक बार। सेकेंड डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ गुड्स पे ही ट्रेड करता था जो एक प्री ऑक्यूपेशन था और GATT का, लेकिन WTO गुड्स के अलावा सर्विसेज, एनवायरनमेंट, IPR और कई सारे टॉपिक्स पर डिबेट करता है और रूल्स बनाता है। यहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म एब्सेंट था, यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लाना और इस तरह की बातें WTO करता है। WTO कैसे काम करता है, तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्डिंग करता है, यानी कि हर किसी को कमाने का मौका देता है, चाहे वो अंडर डेवलप कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्रीज हो। इसका मेन मोटिव क्या है, वन मार्केट इन वन वर्ल्ड, ठीक है, पूरा दुनिया एक मार्केट बना रहे, और इसमें हर देश का वन वे वोट है, यानी कि हर कंट्री को एक वोटिंग मिलता है, यानी कि कोई भी डिसीजन होता है उसमें फिर निर्णय लेना पड़ता है, तो उसमें मेजोरिटी देखी जाती है। तो उस तरीके से वन कंट्री वन वोट का यहाँ पर कंसेप्ट है इनके पास, हर एक देश को ये लोग कंसर्न करते हैं। अब जर्नी देख लेते हैं फ्रॉम 1995 टू 2000। इसमें सबसे मेन है DDA यानी कि दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। यहाँ पर मार्केट एक्सेस फॉर एग्रीकल्चर गुड्स, नॉन एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज के रिलेटेड बात हुई, क्लैरिफाई हुआ और इम्प्रूव हुआ एंटी डंपिंग ड्यूटी और सब्सिडीज एग्रीमेंट। फिर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसके रिलेटेड इश्यूज पर चर्चा हुई थी। 3 लेवल पर ये रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, एक होता है बायलेटरल यानी कि बिटवीन 2 कंट्रीज, दूसरा होता है मल्टीलेटरल मल्टी ट्रेड एग्रीमेंट जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और तीसरा होता है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जो सक्सेसफुल हुआ है काफ़ी। इसके एग्जाम्पल है सार्क, आसियान, ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स। अब हम लोग बात करते हैं WTO के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है एक सेक्शन में हम लोग बात करते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। 160 यानी कि जितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, उतने मेंबर्स सारे रहते हैं। लेटेस्ट में यमन जो सना का कैपिटल है वो ऐड हुआ था। हर 2 साल में एक बार मिलते हैं, ये डेलिब्रेट करते हैं ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर, और यही मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अपॉइंट करता है डायरेक्टर जनरल को। सेकेंड इसका पार्ट है जनरल काउंसिल, डे टू डे डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये। हर रोज़ ये जेनेवा के अंदर अपने हेडक्वार्टर में मिलती है, जितने भी डिसीजन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ने लिए उसका इम्प्लीमेंट करती है ये। हर एक देश का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद रहता है। इसके पास 2 बॉडी रहती है जनरल काउंसिल के अंदर, और दोनों बॉडी का सेपरेट चेयरमैन रहता है। फर्स्ट बॉडी है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, दूसरा बॉडी है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, एंड थर्ड जो पार्ट है वो है डायरेक्टर जनरल। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इसको अपॉइंट करता है, 4 साल का इसका टर्म है, और इसका हेड सेक्रेटेरिएट है जेनेवा के अंदर। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ WTO। तो यहाँ पर 2 टाइप के बैरियर रहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। एक होता है टैरिफ बैरियर, तो जब सरकार हैवी इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाती है ताकि वो अपने डोमेस्टिक कंपनियों को प्रोटेक्ट कर सके और फॉरेन प्लेयर्स के कंपटीशन से बचा सके, उसको बोलते हैं टैरिफ बैरियर। टैरिफ यानी कि टैक्स लगाकर उस इंपोर्टेड आइटम्स को महंगा कर देना ताकि डोमेस्टिक कंपनीज ऐसे कंपटीशन में बच सके। दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर। यहाँ पर क्या होता है, डोमेस्टिक प्लेयर्स को सब्सिडी दी जाती है। अगर हम लोग टैक्स लगाकर उसको महंगा ना करें इंपोर्टेड आइटम को, तो हम क्या करेंगे, हमारी खुद की कंपनियों की यानी कि डोमेस्टिक कंपनियों के प्रोडक्ट्स को सस्ता करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, सब्सिडी देकर, प्रेफरेंस देकर डोमेस्टिक कंपनियों को ओवर दी फॉरेन प्लेयर्स। तो ये सब सरकार करती है। तो इस तरह के 2 बैरियर्स होते हैं। अब की फंक्शन देख लेते हैं WTO का। फर्स्ट फंक्शन क्या है, रिड्यूस करना बैरियर्स को, चाहे वो टैरिफ हो या नॉन टैरिफ हो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, और मेंबर्स को एंटर करना मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ताकि वो आपस में एक एग्रीमेंट साइन करे और इजीली उनके प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन ट्रेडिंग हो पाए। उसके अलावा ये एक फॉरम प्रोवाइड करता है जिसमें नेगोशिएट करते हैं और डिस्प्यूट सेटलमेंट करते हैं बिटवीन द मेंबर्स। सपोज एक मेंबर को कंप्लेन हो दूसरे मेंबर के लिए, से फॉर एग्जांपल एक नेशन बोलता है कि भाई ये हमारे प्रोडक्ट्स को आने नहीं देते या तो बैरियर लगाते हैं, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है या तो डिस्प्यूट होता है वो यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। कोई भी एग्रीमेंट वायोलेट कर रहा है कंट्री, तो दूसरा कंट्री उसके खिलाफ जा सकता है।
यहाँ पर ये इंश्योरमेंट किया जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसको बेनिफिट मिले वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, और स्पेशली लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को भी फ़ायदा मिले। ये WTO कोऑपरेट करता है यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF के साथ ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर, ताकि हम लोग इंप्रूव कर सकें हमारा लाइवलीहुड, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट कर सके। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब WTO एग्रीमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले गुड्स रिलेटेड एग्रीमेंट, जिसमें फर्स्ट है GATT जो हमने पहले ही देख लिया था। इसमें होता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। सेकेंड टाइप का होता है सेफ्टी एंड क्वालिटी चेक, जिसमें सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट होता है। टेक्निकल बैरियर्स होता है ट्रेड के लिए, पहले का नाम है SPS, दूसरे का नाम है TBT। तीसरा है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, यानी कि ट्रिम्स एंड सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। तो इन सब से क्या होता है कि क्वालिटी चेक होता है, सेफ्टी चेक होता है, जैसे कि सब्सिडी और काउंटरवेलिंग मेजर्स कोई ले रहा है नहीं है ले रहा, उसके रिलेटेड जो भी इन आउट होता है वो डिस्कस किया जाता है, उस पर एग्रीमेंट्स होता है। ट्रेड बैरियर, टेक्निकल बैरियर पर एग्रीमेंट होता है। फाइटो सैनिटरी एंड सैनिटरी एग्रीमेंट्स होता है। हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया है। सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर जैसे GATT था गुड्स के लिए, सर्विस के लिए GATS यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। यहाँ पर इंश्योर किया जाता है कि भाई जो सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है वो सभी को सेम प्रिंसिपल वो एंजॉय कर सके सारे देश, और फ्री एंड फेयर ट्रेडिंग यहाँ पर भी हो, जस्ट लाइक अ ट्रेड इन गुड्स। ये ओवरऑल WTO का फंक्शनिंग है। सबसे पहले वो काम करता था गुड्स के ऊपर, जिसमें GATT और एग्रीमेंट्स अलग अलग है। इसके अंदर ये एग्रीमेंट जो है वो सब्सिडीज और वगैरह के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जिसको AOA बोलते हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। फिर टेक्सटाइल एंड एंटी डंपिंग रहता है। एंटी डंपिंग यानी कि अगर कोई देश दूसरे देश के अंदर जानबूझकर सस्ते दाम पर अपना प्रोडक्ट्स हाई क्वांटिटी के अंदर बेच रहा हो, तो उसको बोलते हैं कि ये जो देश है A कंट्री, वो B कंट्री के अंदर अपना गुड्स जो है वो डंपिंग कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो B कंट्रीज के डोमेस्टिक कंपनियां हैं उसको नुकसान हो जाता है, बिकॉज वो इतने सस्ते में तो बेच नहीं पाते जैसे A कंट्री बेच रही है। तो उन कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार लगाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कंट्री A से आता है, राइट। फिर सेफ्टी वाला TBT, SPS जो हमने ट्रिम्स और SCM हमने देखा, ये सब्सिडीज है नॉन एग्रीकल्चर के लिए, ग्रीन, एम्बर, रेड बॉक्स यहाँ पर भी होता है। एग्रीकल्चर सब्सिडीज के अंदर भी ग्रीन, एम्बर एंड ब्लू बॉक्स होता है, राइट। सेकंड आता है सर्विसेज के लिए GATS, हमने अभी जस्ट देखा था। IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए हमारे पास एग्रीमेंट है ट्रिप्स। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है WTO के पास, पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, एंड प्लूरिलेटरल है, यानी कि इस पर अभी चर्चा चल रही है, इसको भी इंक्लूड करने की बात हो रही है, जिसके अंदर सिविल एयरक्राफ्ट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड बोवाइन मीट की भी बात होती है। IPR के अंदर उसका एग्रीमेंट का नाम है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। ये 7 कैटेगरी के अंदर IPR प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, GI, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट, ट्रेड सीक्रेट्स एटसेट्रा। डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करते हैं तो ये एनफोर्स करता है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स और कमिटमेंट जो हर एक इंडिविजुअल नेशन ने लिया है वो प्रॉपरली फॉलो हो। इसमें अगर कोई कंप्लेन फाइल होती है तो फर्स्ट पार्टी को अलाउ किया जाता है कि भाई वो आपस में मिलकर समझौता कर ले, म्यूचुअल कंसल्टेशन कर ले। अगर वो म्यूचुअल कंसल्टेशन फेल होता है तो फॉर्मल एजुडिकेशन किया जाता है एक्सपर्ट पैनल के द्वारा WTO के अंदर। देन पॉलिसी रिव्यू, यहाँ पर पीरियडिकली WTO कैरीड आउट करता है। ऑडिट, इंस्पेक्शन, रिव्यू करता है ट्रेड पॉलिसी को जो मेंबर स्टेट ने फॉलो करना होता है, और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी उनको देता है अगर कोई भी उनकी गलतियां होती है या तो कैसे आगे बढ़ सकता है। प्लूरल एग्रीमेंट यानी कि अभी तक साइन नहीं किया गया, सभी देशों ने, इस पर चर्चा, डिबेट वगैरह होने वाली है, और फाइनली इन पर भी एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं। ना हम लोग फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो WTO। इसमें क्या जाता है कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करे हर एक देश, एक्सपोर्ट सब्सिडीज को रिड्यूस करे। एक तो लगाता है इंपोर्ट ड्यूटी ताकि दूसरे देश से माल आता हुआ महंगा हो जाए, दूसरा लगाता है सब्सिडी ताकि वो एक्सपोर्ट सस्ता कर सके। तीसरा होता है यहाँ पर WTO चाहता है कि भाई एम्बर बॉक्स सब्सिडी को रिड्यूस करे, डोमेस्टिक सब्सिडीज को रिड्यूस करें। क्लियर? इन तीनों बॉक्स का भी हम लोग मैं बताने वाला हूँ। 3 बॉक्स का कलर जो है
उसका मीनिंग क्या रहता है, वो यहाँ पर आने वाला है। 3 पिलर ऑफ एओए। फर्स्ट है डोमेस्टिक सपोर्ट। तो डोमेस्टिक सपोर्ट यानी कि वहाँ की देश की सरकार जो है वो डोमेस्टिकली सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर के लिए। 3 प्रकार की सब्सिडी देती है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए, जिसको 3 अलग अलग कलर के बॉक्सेस का नाम दिया है, ग्रीन, ब्लू, एम्बर। ग्रीन जो है इसके अंदर आता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि गोडाउन, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो इन सब चीज़ों को एस्टैब्लिश करने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसको बोलते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज। ये हेल्प करती है पुअर फार्मर्स को कैलेमिटी के टाइम पर। हर 2-3 साल के अंदर WTO के मेंबर इंडिया में या तो हर एक देश में आते हैं और मॉनिटर करते हैं वहाँ का फंक्शनिंग। ब्लू बॉक्स के अंदर ये सब्सिडी जो है वो US, कनाडा जैसे डेवलप्ड नेशन देती है। इसमें फार्मर्स को सब्सिडी या तो पैसा दिया जाता है प्रोडक्ट ना उगाने के लिए, राइट। उसको बोलते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी या तो ब्लू बॉक्स एग्रीमेंट या तो डोमेस्टिक सपोर्ट। तीसरा है एम्बर। यहाँ पर 2 मेजर कंपोनेंट है, एक है इनपुट सब्सिडी, दूसरा है प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म। अब एग्रीकल्चर के लिए इनपुट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, वो सब। तो वो सब चीज़ों पर सब्सिडी देकर सरकार फार्मर्स के लिए वो सस्ता करती है। दूसरा होता है प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म। इसमें सरकार MSP डिसाइड करती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और CACP जो है कंट्री का है कमेटी, वो इसको डिसाइड करती है और ये बताती है फार्मर्स को कि आप अगर ये उगाएंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स तो आपको मिनिमम हम लोग इतना तो पैसा देने वाले हैं, मार्केट में भले जो भी भाव हो। तो MSP वगैरह के लिए आपको डिटेल में जानना हो तो ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं, काफ़ी ल्यूसिड और काफ़ी सिंपल मैनर में हमने एक्सप्लेन किया है। अब क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, कई सारे टाइप्स की सब्सिडी, इनपुट सब्सिडी, प्राइस मैकेनिज्म वो होता है, तो फार्मर्स को वो थोड़ा इजी पड़ जाता है, सस्ता पड़ जाता है। इसलिए सभी जो दूसरे कंट्रीज है, स्पेशल डेवलप्ड नेशंस, वो चाहते हैं कि डेवलपिंग नेशंस को जो ये रिलीफ दिया गया एम्बर सब्सिडीज के लिए उसको हम रोक दे या तो कम कर दे। और इस चीज़ के लिए डिस्प्यूट है WTO के अंदर, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री के अंदर। और ये इकलौता एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर इंडिया और चाइना एक साथ है, क्योंकि दोनों डेवलपिंग कंट्री है, अगेंस्ट द डेवलप्ड नेशन। सेकंड पिलर देख लेते हैं, एक्सेस यानी कि एक्सपोर्ट सब्सिडी। यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सब बनाया जाता है। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारे लेक्चर्स के अंदर, आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग जोन बनाया जाता है जिसमें सिर्फ एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनियां जा सकती है और काफ़ी सारे बेनिफिट्स उनको मिलता है, चाहे वो टैक्सेशन बेनिफिट हो या तो अदर सब्सिडीज बेनिफिट हो। थर्ड पिलर है मार्केट एक्सेस। इसमें स्पेशल प्रोडक्ट, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, इस तरह की चीज़ें लाई जाती है। बेसिकली होता क्या है, SP और SSM, उसको देख लेते हैं। SP यानी कि स्पेशल प्रोडक्ट। डेवलपिंग कंट्री के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि डिक्लेयर कर सके वो सर्टेन फिक्स्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी कि वो लोग फिक्स करते हैं कि ये कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे कि वीट, राइस, मेज़, बाजरा वगैरह, उसको फिक्स करता है। क्यों फिक्स करते हैं कि भाई ये हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट है विद रिस्पेक्ट टू आवर फूड सिक्योरिटी, यानी कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए, ये हमारे सेविंग के लिए, ये हमारा स्टॉक करने के लिए, ताकि कैलेमिटी के टाइम पर हम लोग बच सके। तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग सब्सिडी वगैरह देंगे, ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट वो लोग लिस्ट बनाते हैं डेवलपिंग नेशंस फॉर रूरल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड कंसर्न और वगैरह के लिए। इस स्पेशल प्रोडक्ट के अंदर सब्सिडी देकर मिनिमल उसका प्राइस रिडक्शन किया जाता है और ताकि कंट्रीज को आसानी हो। दूसरा होता है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, SSM। यहाँ पर ये बताया जाता है कि ट्रिगर कब यूज़ करना है। ये एक प्रकार का कस्टम ड्यूटी जैसा रहता है। यहाँ पर एक होता है क्वांटिटी ट्रिगर, दूसरा होता है प्राइस ट्रिगर। क्वांटिटी ट्रिगर प्रोटेक्ट करता है लोकल जो कंपनी है या तो प्रोडक्ट्स हैं उनको, और सिमिलरली प्राइस ट्रिगर भी प्रोटेक्ट करता है लोकल फेलोज को। ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो
अपने डेवलपमेंटल नीड्स के लिए एसएसएम का उपयोग करती है, ताकि उनका लाइवलीहुड कंसर्न, रूरल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, सेम अगेन जैसे एसपी में यहाँ पर वैसी चीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए। जो सेफगार्ड ड्यूटी होती है एसएसएम के अंदर, वो यहाँ पर ट्रिगर किया जाता है। अब ट्रिगर को कैसे यूज़ करेंगे, इंपोर्ट ट्रिगर एंड प्राइस ट्रिगर को? तो इंपोर्ट ट्रिगर या क्वांटिटी ट्रिगर के अंदर एक थ्रेशोल्ड लेवल फिक्स किया जाता है कि अगर इस पर्टिकुलर चीज़ का इंपोर्ट इससे ज़्यादा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्पररी उसके ऊपर ड्यूटी लगाएंगे, ताकि वो डोमेस्टिक कंपनियों को नुकसान ना पहुंचा सके या तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। सिमिलरली प्राइस ट्रिगर होता है, यहाँ पर भी एक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ प्राइस डिसाइड किया जाता है इंपोर्टेड आइटम्स का, कि अगर इस थ्रेशोल्ड लेवल यानी कि एक ये जो निर्धारित प्राइस है उससे बिलो या अबोव, स्पेशली कि भाई उससे बिलो अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, इंपोर्ट कर रहा है हमारे देश में करवा रहा है, या तो अपने देश से वो एक्सपोर्ट करके इंडिया में ला रहा है, तो डेवलपिंग कंट्री क्या करेगा, उस पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाएगा, ताकि एक प्रकार का कस्टम ड्यूटी लगाएगा, ताकि लोकल जो डोमेस्टिक कंपनी है उनको फ़ायदा मिले। ये सब किसके अंडर में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। और डायरेक्टर जनरल जो है वो इसको यूज़ करता है या तो देख रेख रखता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ही आता है, और इस चीज़ को डिसाइड करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में अगेन पूछिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो ये रहा ग्रीन बॉक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। यहाँ पर सब्सिडी जो है ट्रेड बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करती, इसलिए डब्ल्यूटीओ ने कोई लिमिट नहीं लगाया ग्रीन बॉक्स के अंदर, बिकॉज इन सारी चीज़ों के लिए सब्सिडी दी जाती है। ब्लू बॉक्स के अंदर प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, तो ना करवाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, तो उसमें भी कोई लिमिट नहीं रहता। एम्बर बॉक्स के अंदर सब्सिडी दी जाती है, उसमें क्या होता है कि भाई ये डिस्टर्ब कर लेता है ट्रेड बैलेंस को, बिकॉज यहाँ पर फर्टिलाइजर, सीड्स, पावर, इरिगेशन के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो डब्ल्यूटीओ का यहाँ पर डी मिनिमस लिमिट रहता है। अब डी मिनिमस लिमिट क्या रहता है, तो डब्ल्यूटीओ का डी मिनिमस लिमिट मतलब कि डेवलप नेशन को बोला गया है कि आप मैक्सिमम 5% का सब्सिडी दे सकते हो, डेवलपिंग नेशंस 10% का, एंड लीस्ट डेवलप को एक्सेम्प्टेड किया गया है, वो कितनी भी सब्सिडी दे सकता है एम्बर बॉक्स के अंदर। अब जीएटीएस की बात करते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। उसके अंदर कई सारे सर्विसेज आ जाती है, जैसे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, बिजनेस सर्विसेज जिसके अंदर प्रोफेशनल कंप्यूटर सर्विस वाले आ जाते हैं, कम्युनिकेशन सर्विस वाले आ जाते हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या तो कंपनीज, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग टाइप सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जिसमें होलसेल एंड रिटेल वाले आ जाता है, एजुकेशन सर्विसेज, एनवायरमेंटल सर्विसेज, फाइनेंस जिसमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, हेल्थ सर्विसेज, टूरिज्म एंड ट्रैवल सर्विस, रिक्रिएशनल कल्चर एंड स्पोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड एटसेट्रा। तो ये सारी सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर आती जाती रहती है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी किया हुआ है। सबसे पहला है मोड 1, जिसमें क्रॉस बॉर्डर सप्लाई होता है, सर्विस यहाँ पर खुद फ्लो होती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर सर्विस एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाती है। से फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट जो है वो सेंड करता है अपनी आर्किटेक्चरल प्लान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, या तो टीचर अपने टीचिंग मटेरियल को सेंड करता है स्टूडेंट्स को जो दूसरे देश में बैठा हो, या तो डॉक्टर जर्मन में बैठा हुआ एडवाइस करता है अपने पेशेंट्स को इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की थ्रू। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, सर्विसेज क्रॉस हो रही है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इसको बोलते हैं मोड 1। मोड 2 यहाँ पर क्या है, कंजम्पशन एब्रोड, कंज्यूमर खुद मूव होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री उस सर्विस को लेने के लिए। जैसे कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दूसरे कंट्री में स्पेशली गए हो, तो ये उसका एक एग्जांपल हुआ। मोड 3 यानी कि कमर्शियल प्रेजेंस, यहाँ पर होस्ट कंट्री जो है वो सप्लाई करती है सर्विस इसको दूसरे कंट्री में एज अ ब्रांच या तो जॉइंट वेंचर, यानी कि एक जॉइंट वेंचर या तो होस्ट कंपनी दूसरे देश में खोलकर वहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि वोडाफोन यहाँ पर आकर सेल्यूलर सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करता है, इंटरनेट एंड कॉल सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करता है। मोड 4 मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, यहाँ पे पर्सन खुद मूव करता है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पर टेम्पररी मूवमेंट होता है पर्सन का फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जैसे कि एक टेक्नीशियन इंडिया के अंदर आया, जो भी XYZ मशीन है उसको रिपेयर करने के लिए या तो इंस्टॉलेशन करने के लिए, और वापस चला गया,
तो इस तरह का सर्विसेज जो है मोड 4 के अंदर आता है। अब जो आईपीआर देखा था उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, हमने एक लिस्ट देखी थी जिसके अंदर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, जीआई वगैरह इंक्लूड हुआ था। तो उसके बारे में एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले है जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये एक इंडिकेटर है जो आइडेंटिफाई करता है गुड्स जिसकी एक सर्टेन क्वालिटी होती है या एक रेपुटेशन होता है जो उस रीजन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि दार्जिलिंग की चाय, तो दार्जिलिंग की चाय वो दार्जिलिंग में बनी हुई चाय पर ही उसको टैग मिलेगा, राइट। बाहर का कोई भी रीजन या कंपनी दार्जिलिंग टी टैग लगाकर बेच नहीं सकती, क्योंकि उस वहाँ की स्पेसिफिक क्वालिटी है, इसलिए उसको ऐसा टैग मिला है। ये जो कंसेप्ट है हम लोगों ने चाइना से लिया है, और नॉन फूड आइटम पर भी ये लगता है। से फॉर एग्जांपल गुजरात के अंदर पाटन का पटोला, तो पटोला बेसिकली क्या है, एक हैंड वर्क है कपड़े का, तो उस पर भी जीआई टैग अपन को मिलता है। ट्रेडमार्क, बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा ट्रेडमार्क, ये एक इंडिविजुअल कंपनी को दिया जाता है अंडर सेक्शन 23 क्लॉज ए डब्ल्यूटीओ के। जैसे कि स्कॉच विस्की, तो एक ट्रेडमार्क लगा हुआ है कि अगर स्कॉटलैंड में बनी है तो एक स्कॉच विस्की का ट्रेडमार्क यहाँ पे लगेगा। अब जैसे कि ये अपना लोगो है मैग्नीट्यूड सिविल सर्विसेज का, यहाँ पर अगर हम टीएम लगा दे, यानी कि ये लोगो हमारा रजिस्टर्ड है, ठीक है, ऑल्दो रजिस्टर्ड है, हमने टीएम लगाया नहीं है। तो इस तरीके से ट्रेडमार्क काम करता है ताकि दूसरी कंपनी उसको चोरी ना कर सके या तो मिसयूज ना कर सके। तो ऐसे ही अगर आपको सभी आईपीआर के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका एक पूरा लेक्चर बनाएंगे इन डिटेल के साथ, जैसे कि कॉपीराइट क्या होता है, कब उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप उसको ले सकते हैं, क्या उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, सिमिलरली जीआई एंड ट्रेडमार्क्स। तो उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ 2-3 जो लास्ट समिट हुए डब्ल्यूटीओ के अंदर, कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में। बाली समिट या इसमें पीस क्लॉज हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था 2013 में। तो 3 मेजर डिसीजन यहाँ पे लिए गए, ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हुआ। इसमें क्या होता है कि भाई जो रेड टेप है कस्टम क्लियरेंस के अंदर उसको कट करने की बात है, यानी कि जानबूझकर कोई शिप्स को अटका देता है कस्टम क्लियरेंस के नाम पर, और बाद में वो माल वहाँ पे पड़ा पड़ा सड़ जाता है और उसको वापस भेजना पड़ता है। ये ऐसे जानबूझकर किया जाता है ताकि डोमेस्टिक कंपनियों को प्रोटेक्ट कर सके। तो ऐसी चीज़ें ना हो, उसको कट डाउन करने के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन किया गया था। इंडिया ने पहले साइन नहीं किया था इस चीज़ को, लेकिन बाद में रिसेंटली मोदी सरकार आने के बाद, यानी कि बीजेपी सरकार आने के बाद इसको साइन किया गया था। फिर एलडीसी एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट जो एलडीसी से आता है यानी कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से आता है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो ड्यूटी फ्री होना चाहिए, कोटा फ्री होना चाहिए, और उनका एक्सेस मिलना चाहिए, उनको एक्सेस मिलना चाहिए फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। फूड स्टॉक होल्डिंग, यानी कि वो जो डी मिनिमस लिमिट था एम्बर बॉक्स के अंदर, तो उस पर जो गर्मा गर्मी चल रही थी डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री के बीच में कि भाई हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, उस पर अभी पीस क्लॉज बना हुआ है, ठीक है। अभी उस पर डिसीजन नहीं आया कि हटेगा कि नहीं हटेगा, जो जैसा है वैसा ही चल रहा है, इसलिए इसको पीस क्लॉज पे रखा है कि बाद में डिसाइड करेंगे। पीस क्लॉज क्या होता है कि भाई कोई भी मेंबर किसी डेवलपिंग कंट्री को ड्रैग नहीं कर सकता डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के अंदर कि भाई ये डी मिनिमस लिमिट को वायलेट करता है ईओए एग्रीमेंट के अंतर्गत। बिकॉज डेवलपिंग कंट्री क्या कर रहा है, सब्सिडी देता है अपने स्टेपल फूड क्रॉप्स के लिए, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए, फूड सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, और उसके साथ साथ ये एनुअल इन्फॉर्मेशन डब्ल्यूटीओ के देता है कि भाई हमने इस चीज़ के लिए सब्सिडी दिया था, ये हमारा स्टॉक है। तो परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पर बाद में लेने की डिस्कशन हुई थी 2017 के अंदर, लेकिन उस टाइम भी कुछ सॉल्यूशन इसका नहीं आया था। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर मेंबर कंट्री ने पब्लिश करना होता है एक डिटेल लिस्ट प्रोक्योरमेंट का फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फीस, इंस्पेक्शन रूल्स, पेनल्टी वगैरह का। उसके अलावा प्रूफ डॉक्यूमेंट्स या क्लियरेंस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए कस्टम क्लियरेंस के लिए, उसको मिनिमाइज करने की बात हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फीस का एक प्रोविज़न आपको यहाँ पर देने की बात हुई थी ड्यूटीज़ और टैक्सेस पे करने के लिए, ताकि रेड टेप्स यहाँ पर और ब्यूरोक्रेटिक जो हैसल्स या जो करप्शन यहाँ पर होता है उसको क्लियर कर सके। सिंगल विंडो मैकेनिज्म यहाँ पर बनाने की बात हुई थी ताकि ट्रेडर्स को ईजी हो सके अपना माल बेचने के लिए दूसरे कंट्री में, और इम्पोर्टर को भी मदद मिले। फिर बोला गया कि फास्ट कस्टम क्लियरेंस मिले पेरिशेबल गुड्स को, जैसे कि फूड, वेजिटेबल, फ्लावर्स।
और एडवांस रूलिंग दे एज एंड वेयर एप्लीकेबल, जो भी आपका बदलाव होता है रूल्स के हिसाब से। फिर ट्रेडर्स को नोटिफाई करना इमीडिएटली अगर गुड डिटेन किया जाता है कस्टम्स के द्वारा, यानी कि एक देश के अंदर अगर वो गुड्स को डिटेन किया जाता है या तो कैंसिल किया जाता है, तो वापस ट्रेडर को इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि वो अपना माल ले जाए। और एलडीसी को फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प भी किया जाए ताकि ये सब रूल्स को वो आराम से फॉलो कर सके। इंडिया ने रिफ्यूज किया था ट्रेड्स फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि टीएफए जो है वो मेंटेन करता है कि भाई ये जो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो मेंबर के है वो डिमिनिश नहीं करेगा, यानी कि जो अदर एग्रीमेंट में साइन किया उसको वायलेट करता वो ये एग्रीमेंट है इन शॉर्ट। जैसे कि एओए के अंदर अगर डेवलपिंग कंट्री एम्बर बॉक्स सब्सिडी दे रही है 10% के अबोव अपने नेशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, अपने फूड सिक्योरिटी के लिए, तो यहाँ पर टीएफए के अंदर वो एम्पर होता है, राइट। और अगर इंडिया ने इसको साइन कर दिया, उस टाइम पर अगर साइन कर दिया होता तो डेवलप कंट्री के पास स्टोन वॉल मिल जाता है और वो अपना रैशनल चेंज के लिए या तो अपने बेस ईयर को बदलाव करने के लिए डिमांड कर सकता है, सब्सिडी को लिमिट करने के लिए बोल सकता है, और इंडिया को बाद में अपना एग्रीकल्चर सब्सिडी कट करना पड़े, एमएसपी वगैरह भी बंद करना पड़े शायद। और अगर ऐसा इंडिया ना करे तो बाहर के देश वाले सैंक्शन भी लगा सकते हैं और पीस क्लॉज को भी ख़त्म करवा सकते हैं। तो ऐसा सब वो लोग कर सकते थे, इसलिए इंडिया ने उसको साइन नहीं किया था। देयरफॉर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई टीएफए के सिग्नेचर को हम एज अ बार्गेनिंग चिप यूज़ करेंगे, यानी कि परमानेंट सॉल्यूशन ना आए तब तक हम उसको ऐसे ही लटका हुआ रखेंगे और उसको यूज़ करेंगे कि देखो आप ये हमारी बात नहीं मानोगे तो ये साइन नहीं करेंगे, इस तरीके से। लेटर ऑन जब हम लोगों का सरकार यानी कि हमारा जो पावर थोड़ा बहुत वर्ल्ड लीडर्स के अंदर आने लगा, तो फाइनली हमने कुछ साल पहले इसको साइन कर दिया था। जो फर्स्ट WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो सिंगापुर के अंदर हुआ था बिटवीन 9 to 13 दिसंबर 1996। रिसेंट के मैं आपको बता दूं नायरोबी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था 2015 के अंदर। इंडिया ने यहाँ पर डिमांड किया था स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म को लेकर, SSM जो अभी मैंने आपको बताया था। SSM फॉर डेवलप कंट्री वंस कंप्लीटेड टेरिफिकेशन, यूरोगे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इसकी बात हुई थी, तो इसी को ही आगे बढ़ाने की डिमांड की थी इंडिया ने। 2017 में ब्यूनस एयरेस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये 11th कॉन्फ्रेंस था। यहाँ पर फिशरी सब्सिडीज को लेकर डिबेट हुआ था। नेक्स्ट जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है MC12, वो 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के बीच में होने वाला है जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। ओरिजिनली इसको शेड्यूल किया गया था 8 से 11 जून के अंदर 2020 में कजाकिस्तान के कैपिटल के अंदर, और नूर सुल्तान उसको स्पॉन्सर करने वाले थे या तो उनको चेयर करने वाले थे, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा। कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जो होने वाला है अब उसको चेयर करेंगे कजाकिस्तान के ही मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इंटीग्रेशन बखेत सुल्तानोव, as approved by the WTO member in December 2019. So this is all about the ministerial conference of the WTO. So that's it for today in WTO series. I hope आपको सब समझ में आया होगा। In case अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। Till then, thank you so much. Take care। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।